अभी तक हमने डेमोग्राफिक जिहाद का नाम सुना था। अभी एक नया टर्म मार्केट में आया। इसके समर्थकों का दावा है कि उत्तर बंगाल, आसाम के बोडो और चाय बागान क्षेत्र में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक फैले एक भूभाग में ईसाई धर्म का प्रभाव और धर्मांतरण की गति लगातार बढ़ रही है। भारत में रणनीतिक विश्लेषक और सुरक्षा मामलों ने उनकी जानकार चिंता जताते हैं कि आबादी में इस तरह से बदलाव और विदेश से फंड पाने वाली मिशनरी गतिविधियां सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के आसपास भारत की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। क्या यह केवल सामाजिक सेवा और स्वैच्छिक धार्मिक परिवर्तन का परिणाम है या इसके पीछे विदेशी प्रभाव भी भूमिका निभाती है? नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में कुछ बात करेंगे भारत के बारे में कि समय समय पर कैसे नए नए नैरेटिव्स भारत के खिलाफ गढ़ रहा है। आप सबने देखा कि पिछले कुछ महीनों से एक नया शब्द राजनीतिक और वैचारिक विमर्श का हिस्सा बन गया है और वो क्या है? जीसस कॉरिडोर। और ये कोई आधिकारिक सरकारी परियोजना नहीं है और ना ही किसी प्रशासनिक दस्तावेज में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बावजूद यह शब्द राजनीतिक बहस में तेजी से उभर रहा है। अभी तक हमने डेमोग्राफिक जिहाद का नाम सुना था। अभी एक नया टर्म मार्केट में आया। इसके समर्थकों का दावा है कि उत्तर बंगाल, आसाम के बोडो और चाय बागान क्षेत्र में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक फैले एक भूभाग में ईसाई धर्म का प्रभाव और धर्मांतरण की गति लगातार बढ़ रही है, जिससे भविष्य में इस पूरे क्षेत्र की सामाजिक और जनसंख्या संरचना बदल सकती है। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि जीसस कॉरिडोर एक राजनीतिक रूप से प्रेरित अभिव्यक्ति है जो जटिल सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों को एक सरल और विवादास्पद कथा में बदल देती है। लेकिन इन मतभेदों के बीच एक तथ्य निर्विवाद है। भारत के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में रिलीजियस डेमोग्राफिक्स में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तन पर गंभीर चर्चा का भी अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, यदि केवल आंकड़ों पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश इसका सबसे प्रमुख उदाहरण बनकर सामने आता है। 1971 में वहां ईसाई आबादी 1% से भी कम थी। 2011 की जनगणना तक यह बढ़कर 30% से अधिक हो गई। विभिन्न स्वतंत्र आकलनों के अनुसार पिछले 1.5 दशक में यह अनुपात और बढ़ा हो सकता है। हालांकि इस आधिकारिक पुष्टि अभी हो रहा है। जनगणना के बाद यह संभव होगा। असली आंकड़ा क्या आएगा? इसी प्रकार आसाम के कुछ चाय बागान की क्षेत्र में तथा उत्तर बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भी ईसाई समुदाय की उपस्थिति पहले की तुलना में अधिक दिखाई देती है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ईसाई आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 2.3% पर ही स्थिर है। अर्थात यह परिवर्तन पूरे देश में समान रूप से नहीं बल्कि कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित दिखाई देता है। यही क्षेत्रीय असमता, रीजनल इम्बालांस, जीसस कॉरिडोर जैसे अवधारणाओं को जन्म देती है, विशेषकर तब जब ये इलाके अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हों, जनजातीय समाजों से जुड़े हो और ऐतिहासिक रूप से विकास एवं प्रशासनिक पहुंच की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर रहे हो। ऐसे क्षेत्र में यदि बड़े पैमाने पर सामाजिक, सांस्कृतिक या
धार्मिक परिवर्तन दिखाई देते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह केवल धार्मिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण, सीमाई सुरक्षा और स्थानीय पहचान से जुड़ा प्रश्न भी बन जाता है। यही कारण है कि इस पूरे विमर्श को केवल धार्मिक स्वतंत्रता बनाम धर्मांतरण की बहस तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा एक नई कंस्पिरेसी थ्योरी के अनुसार पश्चिमी देशों एक अलग ईसाई राज्य, जिसे अक्सर जो कहा जाता है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रस्तावित राज्यों में बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के मिजोरम राज्य में फैले आपस में जुड़े आदिवासी और कुकी चीन मिजो इलाके में शामिल होंगे। भारत में रणनीतिक विश्लेषक और सुरक्षा मामलों ने उनकी जानकार चिंता जताते हैं कि आबादी में इस तरह से बदलाव और विदेश से फंड पाने वाली मिशनरी गतिविधियां सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के आसपास भारत की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। इसी थ्योरी को मानने वालों का तर्क है कि इस कॉरिडोर का मकसद एक ऐसा आश्रित राज्य बनता है या बनाना है जो पश्चिमी खुफिया एजेंसी को रणनीतिक सैन्य अड्डा दे और बंगाल की खाड़ी तक पूर्वी भारतीय सीमाओं पर उनका दबदबा बनाए। और इसीलिए डेमोग्राफिक बदलाव किसी स्वाभाविक सामाजिक बदलाव के कारण नहीं, बल्कि विदेशों से जो फंड मिलने वाला धर्म परिवर्तन के कारण होने दिखाई देता है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि विदेशी वित्त पोषण प्राप्त कुछ और गैर सरकारी संगठन और मिशनरी संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत कार्य या सामाजिक सेवा की आड़ में धार्मिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। इन आरोपों को लेकर वर्षों से राजनीतिक और कानूनी बहस भी चलती रही। सभी संस्थाओं पर ऐसे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि समय समय पर कुछ संगठनों पर नियमों के उल्लंघन और धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों को लेकर कार्रवाई हुई है। तो इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम FCRA को अधिक कठोर बनाया, जिसके लिए बहुत शोर शराबा हो रहा है। FCRA को लेकर सरकार का तर्क है कि विदेशी धन का उपयोग भारत के सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करने के लिए नहीं होना चाहिए। 2014 के बाद से हजारों गैर सरकारी संगठनों के FCRA पंजीकरण रद्द किए गए या उनका नवीनीकरण नहीं हुआ। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। अब इस पर लोग सवाल उठा सकते हैं, डेमोक्रेसी है भाई, फिर भी एक प्रश्न ऐसा है जिससे बचा नहीं जा सकता। यदि किसी सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ दशकों के भीतर रिलीजियस डेमोग्राफिक्स में असाधारण परिवर्तन दिखाई देता है, तो क्या उस परिवर्तन के कारण का निष्पक्ष अध्ययन नहीं होना चाहिए? क्या यह केवल सामाजिक सेवा और स्वैच्छिक धार्मिक परिवर्तन का परिणाम है, या इसके पीछे विदेशी प्रभाव भी भूमिका निभाती है? इन प्रश्नों के उत्तर राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि ठोस शोध, पारदर्शी आंकड़ों और संवेदनशील नीति निर्माण से ही मिल सकती है। मित्रों, भारत जैसे बहुधार्मिक लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक संवैधानिक मूल्य है, लेकिन उसी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और कानून के शासन की रक्षा भी राज्य की जिम्मेदारी है। इसीलिए यदि कहीं अवैध विदेशी वित्त पोषण, प्रलोभन या दबाव के माध्यम से धर्मांतरण हो रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना स्वाभाविक है। जेसस कॉरिडोर शब्द आगे चलकर प्रचलित रहेगा या समय के साथ राजनीतिक शब्दावली से गायब हो जाएगा, ये भविष्य तय करेगा, लेकिन इसने एक ऐसे बहस अवश्य छेड़ दी है जिसे अब केवल वैचारिक सोचों में बांटकर नहीं देखा जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बदलती जनसंख्यिक
विदेशी वित्त पोषण की पारदर्शिता और संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी विषय राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा है। आवश्यकता इस बात की है कि इस बहस को ना तो भय पैदा करने वाला अतिरंजित दावों पर आधारित किया जाए और ना ही वास्तविक जनसंख्या परिवर्तनों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाए। तथ्य, पारदर्शिता और कानून के शासन पर आधारित विमर्श ही इस जटिल विषय का सबसे विश्वसनीय मार्ग हो सकता है। आज के लिए इतना ही। मित्रों, ये गंभीर विषय जो आपके सामने रखा जेसस कॉरिडोर, इसको आज की जनरेशन को समझना चाहिए, आम जनता को समझना चाहिए कि आखिर ये जो परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है, कुछ पार्ट्स में हो रहा है, और नरेंद्र मोदी सरकार ने FCRA का जो अमेंडमेंट किया है वो क्यों कर रहा है। तो अगर पूरा एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, इसके आपको समझ आएगा कि राष्ट्र के हित के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को नजर रखते हुए ये सारे कदम बहुत सही दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ली है। उदय इंडिया से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।